हेलो बुक बडीज, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, क्या आपका खुदा के वजूद पर ईमान है? डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? अगर आपका किसी मजहब से ताल्लुक है तो आपका यकीनन इस बात पर भरपूर एतमाद होगा कि खुदा एग्जिस्ट करता है और वही है जो इस कायनात के निजाम को चलाता है। पर क्या खुदा के वजूद की कोई दलील, कोई प्रूफ मौजूद है? फलसफे में खुदा की एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत से आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कॉस्मोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल या टीलियोलॉजिकल। इसके अलावा लॉजिकली भी खुदा के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश की जाती है। मसलन द ग्रेट मुस्लिम फिलोसोफर इब्ने रुश्द, जिन्हें वेस्ट में एवरोस कहा जाता है, उनका कहना था कि इस दुनिया की जिंदगी इतने जबरदस्त तरीके से फाइनली ट्यून्ड है, इतने जबरदस्त बैलेंस के अंदर है कि इसके पीछे कोई ना कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर जरूर मौजूद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पौधे, दरख्त, ये सब खुद ब खुद इतनी हार्मनी में काम कर रहे हो। लिहाजा समथिंग लाइक गॉड एग्जिस्ट। जबकि दूसरी तरफ के गार्ड जैसा फिलोसोफर कहा करता था कि आप खुदा को लॉजिकली जान ही नहीं सकते, बिकॉज ही इज बियॉन्ड लॉजिक। दोस्तों, फलसफे के बारे में यूजुअली ये गुमान किया जाता है कि ये इंसान को खुदा से, मजहब से, दीन से, धर्म से दूर ले जाता है। लेकिन कुछ फलसफी ऐसे थे जिनका खुदा की एग्जिस्टेंस पर भरपूर यकीन था। आज की हमारी इस गपशप के अंदर ऐसे ही एक फलसफी के बारे में बात करेंगे। उसकी एक ऐसी अजीबो गरीब और बिजार थ्योरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसे थ्योरी ऑफ मोनार्ड्स कहा जाता है और इस रिमार्केबल फिलोसोफर का नाम है गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। वो एक मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था, डिप्लोमेट था। इनफैक्ट बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि आइजैक न्यूटन की बजाय इनफैक्ट इट वाज लाइबनिज जिसने कैलकुलस को इजाद किया। वैसे तो लाइबनिज की शख्सियत के, उनकी थ्योरीज के बहुत से पहलुओं को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे उसकी थ्योरी ऑफ मोनार्ड्स पर। लेकिन आखिर ये है क्या? इसको समझाने के लिए दोस्तों मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तीन जबरदस्त फिलोसफर्स का, जिसमें पहले हैं खुद लाइबनिज, दूसरे हैं बेनेडिक्ट स्पिनोजा और तीसरे हैं रेने डेकार्ट। थ्योरी ऑफ मोनार्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं रेने डेकार्ट की और उसके कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म की। बहुत ही सिंपल जबान में डुअलिज्म ये कहता है कि इंसान दो रियलिटी से मिलकर बना है। एक रियलिटी है उसका माइंड और दूसरी रियलिटी है उसकी बॉडी। माइंड का एट्रीब्यूट या उसकी खूबी है थॉट, जो कि इममटीरियल है। आप ना उसे छू सकते हैं और ना मेजर कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारी जो सोच है वो स्पेस टाइम ऑक्युपाई नहीं करती और ना इसका कोई फिजिकल वजूद है। मसलन आपको किसी लड़की से प्यार है और मैं आपसे पूछूं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैं उससे 2 किलो प्यार करता हूं या 2 मीटर प्यार करता हूं। यू कैन नॉट मेजर योर लव। या आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उसके ऊपर 1.5 लीटर गुस्सा आया है या आज मैं उसके ऊपर 10 किलो गुस्सा करके आया हूं। सो माइंड का एट्रीब्यूट हो गया थॉट, क्योंकि थॉट हमारे जहन की पैदावार है। और बॉडी का एट्रीब्यूट हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद मैटर की है, मादे की है, यानी कि हर वो चीज जो स्पेस टाइम ऑक्युपाई कर सकती है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जिस्म, ये टेबल, कैमरा या इस दुनिया में मौजूद हर फिजिकल चीज। हर वो चीज जिसकी लेंथ है, हाइट है, डेप्थ है, विड्थ है, ये सब इसी एक्सटेंशन का हिस्सा है। डेकार्ट की सोच के मुताबिक इंसान इन्हीं दो रियलिटीज से मिलकर बना है, जिसमें से एक है माइंड और दूसरी बॉडी। ये दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं और ये हमारे ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड के जरिए आपस में इंटरैक्ट करती हैं। ये दोनों रियलिटीज यानी कि बॉडी और माइंड आपस में हैं तो इंडिपेंडेंट, लेकिन ये एक और रियलिटी पर डिपेंडेंट है, जो कि है गॉड, यानी कि खुदा। डेकार्ट का जो खुदा का तस्वुर है ना, वो ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि उसके मुताबिक खुदा एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी चीज है जो इस कायनात के बाहर से ऑपरेट करती है। खुदा एक ऐसा क्रिएटर है जिसने दुनिया के बाहर बैठकर इस दुनिया को क्रिएट किया है और वहीं से वो इस कायनात को ऑपरेट करता है। डेकार्ट का खुदा का ये जो तस्वुर है ना, ये चर्च के गॉड या बाइबल में जो गॉड की डिस्क्रिप्शन है उससे बहुत सिमिलर है।
लेकिन डेकार्ट को क्या पता था कि स्पिनोजा आएगा और उसके इस डुअलिज्म के आइडिया को चैलेंज कर देगा। स्पिनोजा के मुताबिक रियलिटीज दो नहीं, बल्कि रियलिटी सिर्फ एक है, और वो रियलिटी है खुदा। इस आइडिया को सब्सटेंस मॉनिज्म या फिर सिंपली मॉनिज्म कहा जाता है। सब्सटेंस वो चीज होती है जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी चीज पर डिपेंडेंट ना हो। मॉनिज्म ये कहता है कि इस दुनिया में एक ही रियलिटी है, एक ही सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस खुदा है। और ये जो हमारी थॉट और एक्सटेंशन है ना, यानी कि हमारी माइंड और बॉडी, ये खुदा के ही एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब ये कि हमारी सोच, हमारी अकल, हमारा माइंड और हमारा जिस्म दरअसल खुदा का ही हिस्सा है। गॉड इज इन्फिनिट एंड द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। अब जब खुदा दुनिया का वाहिद सब्सटेंस है, लिहाजा इस कायनात में मौजूद हर चीज की फॉर्मेशन, उसका पर्पस, उसका शेप, उसका साइज, ये सब खुदा के ही अलग अलग मोड्स हैं। और ये जो सब मोड्स हैं, इनके पीछे एक नेचुरल लॉ है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। स्पिनोजा के मुताबिक ये नेचुरल लॉ ही इनफैक्ट खुदा है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड। स्पिनोजा के मुताबिक हमारी कायनात जिन प्रिंसिपल्स पर, जिन लॉज पर खड़ी हुई है ना, उन्हीं लॉज में खुदा है। इस आइडिया को पैंथिज्म कहा जाता है। द बिलीफ दैट गॉड इज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज गॉड। खुदा ये दुनिया है और ये दुनिया ही खुदा है। सो डेकार्ट कहता था कि इस कायनात में तीन सब्सटेंसेस हैं। एक है इंडिपेंडेंट सब्सटेंस जो कि है खुदा, और दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो खुदा पर डिपेंडेंट हैं, जिसमें से एक है माइंड और दूसरी बॉडी। दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पिनोजा कहता था कि इस कायनात में एक ही फंडामेंटल सब्सटेंस है और वो गॉड है। लाइबनिज ने एक यूनिक नजरिया दिया। उसने कहा कि सब्सटेंस एक नहीं, बल्कि सब्सटेंस इनफाइनाइट है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है। इन सब्सटेंसेस को खुदा ने खुद क्रिएट किया है। इसी को उसने नाम दिया मोनाड्स का। ये मोनाड्स ही दरअसल रियलिटी को क्रिएट करते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी। देखें, घबराएं नहीं, मैं आपको ये बहुत ही आसान अल्फाज में समझा देता हूं। आपने एटम्स के बारे में तो सुना होगा, वो एटम जो इस कायनात की हर शय में मौजूद है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस मोनाड को भी आप एक मेटाफिजिकल एटम कंसिडर करें, लेकिन इस मोनाड की जो क्वालिटीज है ना, वो बहुत यूनिक है। पहला तो ये कि एक मोनाड इनडिविजिबल होता है, यानी कि वो एक फंडामेंटल सब्सटेंस है और उसको मजीद हिस्सों में ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ बड़ी ही होश उड़ा देने वाली इंप्लीकेशंस है, जिनके बारे में मैं वीडियो के आखिर में बात करूंगा। दूसरी क्वालिटी एक मोनाड की ये होती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। मोनाड्स की तीसरी क्वालिटी ये है कि वो एग्रीगेट होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ने से ही किसी चीज की तख्लीक पॉसिबल होती है। चौथी क्वालिटी मोनाड्स की यह है कि नो टू मोनाड्स आर अलाइक, यानी कि हर मोनाड दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक और क्वालिटी मोनाड की यह है कि इसके अंदर पावर ऑफ परसेप्शन है, यानी कि हर मोनाड की अपनी एक जर्नी है। इस छोटे से मोनाड के अंदर पूरी कायनात मौजूद है और ये मोनाड खुदा का हिस्सा है। लाइबनिज ने अपने मोनाड्स को लेकर एक और अजीब सी बात यह की कि हर एक मोनाड के अंदर एक क्लैरिटी मौजूद होती है। क्लैरिटी से मुराद कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब शऊर, और इस शऊर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। और आखिरी क्वालिटी मोनाड की ये कि ये विंडोलेस होते हैं, ना कोई चीज इनसे बाहर जा सकती है और ना इनके अंदर, लिहाजा इनकी एवोल्यूशन, इनका इर्तिका इनके अंदर ही महदूद रहता है। सो माय डियर बुक बडीज, बहुत ही सिंपल जबान में आप ये समझ लें कि इस कायनात में जो भी चीज मौजूद है ना, आप, मैं, मेरे सामने ये कैमरा, ये टेबल लैंप, मेरे पीछे का ये टीवी, ये सब मोनार्ट्स से मिलकर बना है। लेकिन इन मोनार्ट्स की एक हायरार्की है, एक दर्जा बंदी है। इसको भी समझ लेते हैं, इसके बाद आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले उन चीजों की बात कर लेते हैं जिनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जैसे कि रिमोट या फिर मोबाइल या फिर दरवाजा। ये सिर्फ अनकॉन्शियस मोनार्ड्स की एग्रीगेशन का नाम है। इन सब चीजों के अंदर जो मोनार्ड्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी क्लैरिटी, कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं होती। आप जरा किसी पत्थर को देखें, उसके अंदर कोई भी जान, कोई भी कॉन्शियसनेस, कोई भी इमोशन, कोई भी क्लैरिटी, किसी भी किस्म के जज्बात मौजूद नहीं होते। वो सिर्फ अनकॉन्शियस मोनार्ड्स का मजमूआ है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी स्टेज पर, जहां पर सबकॉन्शियस मोनार्ड्स आते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ प्लांट्स।
प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है। वो हर मौसम के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। सो प्लांट्स के अंदर थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस मौजूद होती है, और ये तब तख्लीक होते हैं जब बेसिक मोनाड्स आपस में इकट्ठे होते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज पर आते हैं एनिमल्स। इनके अंदर सब कॉन्शियस मोनाड्स की प्रेजेंस होती है, जिनको गाइड कर रही होती है एक क्वीन मोनाड। सो जानवरों के अंदर इन मोनाड्स की प्रेजेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस नजर आती है। उनके पास थोड़ी बहुत मेमोरी भी होती है। प्लांट्स के मुकाबले में एनिमल्स के अंदर ज्यादा क्लैरिटी मौजूद होती है, और वो पॉसिबल होती है इन्हीं सब कॉन्शियस मोनाड्स की वजह से। इनको आप सोल मोनाड्स भी कह सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इंसानों की, जिनके अंदर कॉन्शियस मोनाड्स होते हैं, जिन्हें स्पिरिट मोनाड्स भी कहा जाता है। इन्हीं कॉन्शियस मोनाड्स की प्रेजेंस होने की वजह से हमारे अंदर भरपूर क्लैरिटी होती है, शऊर होता है, हम लोग अपने डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी जर्नी अधूरी है। लाइबनिस के मुताबिक इंसान से ऊपर भी एक एंटिटी है, एक हस्ती है, जिसको उसने कहा सुप्रीम मोनाड, और ये सुप्रीम मोनाड है खुदा। लाइबनिस के मुताबिक खुदा एक सुपर कॉन्शियस एंटिटी है। उसके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। वो ओमनिशंट है, यानी कि वो सब कुछ जानता है। सो देखें, हमारी ये मोनाड्स की क्लैरिटी को लेकर 5 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। स्टार्ट हमने किया नॉन लिविंग थिंग से, यानी कि लाइफलेस चीजों से। उसके बाद हमने बात की प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, और इवेंचुअली गॉड की। लेकिन दोस्तों, बात अभी अधूरी है। अभी पजल कंप्लीट नहीं हुआ। ये बात तो हमने समझ ली कि खुदा के पास एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, उसके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, और वही सुप्रीम मोनाड है। लेकिन भाई, आखिर इस दुनिया का निजाम चलता कैसे है? हाउ डज द वर्ल्ड वर्क? लाइबनिज ने कायनात के इस निजाम को समझाने के लिए इसको नाम दिया प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी का। लाइबनिज का कहना था कि माइंड के अंदर जो मोनाड्स है ना, वो दरअसल साइकिक फोर्सेस हैं, जो हमारी थॉट, हमारी सोच को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो बॉडी के मोनाड्स हैं, वो मैकेनिकल हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन, बातचीत या इंटरेक्शन नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था ना कि मोनाड्स विंडोलेस होते हैं, ना कोई चीज उनसे बाहर जा सकती है और ना अंदर। लेकिन अगर है, तो हमारी थॉट्स हमारे बॉडी से कैसे कनेक्ट होती हैं? डेकार्ट ने तो कहा था पीनियल ग्लैंड के जरिए, लेकिन लाइबनिज ने तो एक अजीबोगरीब सी बात कर दी। लाइबनिज के मुताबिक चूंकि मोनाड्स के दरमियान किसी भी किस्म की बातचीत की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस कायनात का निजाम चलता है एक प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी की बेसिस पर। ये जो हम अपने हाथ हिलाते हैं या हम कोई भी सोच सोच सकते हैं, इंसानों का जहन, हमारी थॉट्स और हमारी बॉडी, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये काम करते हैं तो खुदा के हुक्म से, ये चलते हैं तो बहुक्म इलाही, और इनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन है, वो पहले से ही तय हो चुकी है। लेकिन बुक बडीज, लाइबनिज की ये जो थ्योरी है ना, इसके अंदर एक बड़ा मेजर फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि उसके मुताबिक मोनाड्स आर इनडिविजिबल, और वो ही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रियलिटी है। यानी कि इस दुनिया में जो भी सच्चाई है, जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, वो इन मोनाड्स की वजह से ही है। अब सवाल ये बनता है कि जो भी चीज इनडिविजिबल होती है, वो स्पेस टाइम में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लिहाजा इन रियलिटी मोनाड्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसकी इंप्लीकेशंस ये हैं कि इस दुनिया का दरअसल कोई वजूद ही नहीं है। दिस वर्ल्ड इज जस्ट एन इल्यूजन। सो अगर हम लाइबनिज की मोनाड्स की इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लें, तो हमारे यहां जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको भी हम देख सकते हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस थ्योरी का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि लाइबनिज कहता है कि जो भी होता है वो प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी की वजह से होता है, बहुक्म इलाही होता है। मेरा जहन और मेरी बॉडी, यानी कि अगर मेरा हाथ उठ रहा है और मेरा जहन उसको उठाने की इजाजत दे रहा है, तो ये खुदा ने तय कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये तय आखिर कैसे किया है? हाउ वॉज दिस हार्मनी एस्टैब्लिश्ड? लाइबनिज ने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा, मोनाड्स की थ्योरी से इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि खुदा और इंसान के दरमियान आखिर क्या कनेक्शन है। हाउ इज गॉड रिलेटेड टू ह्यूमंस? तीसरा मसला लाइबनिज की इस थ्योरी का यह है कि अगर मोनाड्स विंडोलेस है, तो उनका परसेप्शन कैसे डेवलप होता है? आप कहते तो हैं कि मोनाड इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, उसका अपना परसेप्शन है, लेकिन ये परसेप्शन आखिर कैसे डेवलप हुआ? ये तो थी मोनाड्स की बात। गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए लाइबनिज ने सहारा लिया प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन का। इस प्रिंसिपल के मुताबिक इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज है,
उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कॉज है। हमारी इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, विच एग्जिस्ट ड्यू टू नेसेसिटी एंड विच एग्जिस्ट ड्यू टू कंटिजेंसी। यार बड़ी मुश्किल बातें हैं, इसको मैं आसान जबान में समझा देता हूं। देखिए, नेसेसरी एंटिटीज वो होती हैं जिनकी एग्जिस्टेंस मस्ट है, जिनका होना लाजिम है। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मैथमेटिक्स, पाई की वैल्यू 3.14 है तो है। इसी तरह एक ट्रायंगल के एंगल्स हमेशा मिलके 180 डिग्री ही बनाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। दीज आर अनचेंजिंग लॉज। दूसरी तरफ है कंटिंजेंट रियलिटी, यानी कि वो चीजें, वो रियलिटी जिसका एग्जिस्ट होना लाजमी नहीं है। या इन अदर वर्ड्स, अगर कोई भी कंटिंजेंट रियलिटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज जरूर होनी चाहिए। हमारी ये कायनात कंटिंजेंट रियलिटी है, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी और नहीं, और चूंकि अब ये एग्जिस्ट करती है, लिहाजा इसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर जरूर मौजूद है। लाइबनिस के मुताबिक ये क्रिएटर खुदा है। सो दोस्तों, ये तो थी लाइबनिस की बिजार थ्योरी ऑफ मोनार्ड्स, जो कहीं ना कहीं खुदा के तस्वुर के बारे में क्लैरिटी देने की कोशिश करती है। मेरे हिसाब से लाइबनिस, स्पिनोजा और डेकार्ट में से जो सबसे तगड़ी थ्योरी है ना, वो स्पिनोजा की है। गॉड इज द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज द गॉड। इन आइडियाज के बारे में जरूर सोचा करें, कॉन्टेम्पलेट किया करें। ये आपकी सोच को मैच्योर करेंगे और आपको एक बेहतर थिंकिंग इंडिविजुअल बनाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक जरूर देना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइबनिस गॉड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।